हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया। दोस्तों, ये पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जो कि अध्याय 4 है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा, क्लास 10 चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत, क्लास 11 चैप्टर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन तमाम स्रोतों से लेकर दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करता है, जैसे साइकिल चलाना, पुस्तक पढ़ना, मैदान में खेलना, बातचीत करना, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना आदि। साधारण भाषा में इन सभी क्रियाओं को कार्य कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब वस्तु पर बल लगने से वस्तु में विस्थापन होता है तथा सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्य। कार्य क्या है? कार्य अर्थात इंग्लिश में वर्क कहते हैं दोस्तों, वह भौतिक क्रिया है जिसमें बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही कार्य कहते हैं। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना देखते हैं दोस्तों। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित दो दशाओं का पूरा होना आवश्यक है। पहला है वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए और दूसरा है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि उपयुक्त में से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण यानी F तथा बल की दिशा में चली गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर होता है W बराबर F गुना S होता है, जहां W क्या है दोस्तों? कार्य है, F जो है परिमाण है, बल है दोस्तों, और S जो है बल की दिशा में चली गई दूरी को डिनोट करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से बल की दिशा के साथ थीटा कोण पर S दूरी तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा S होता है दोस्तों। आगे देखते हैं कार्य के मात्रक। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य यानी W बराबर F इंटू एस होता है। एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन हो गया और जो विस्थापित हो रहा है विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर दोस्तों। तो इसी के लिए एक जूल को न्यूटन मीटर भी कहा जा सकता है। यदि 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसआई पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्य के प्रकार। किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा उसके द्वारा वस्तु के विस्थापन की दिशा के मध्य निर्मित कोण के आधार पर कार्य को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है दोस्तों धनात्मक कार्य यानी पॉजिटिव बल। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 0 से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऋणात्मक कार्य। यदि बल और विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 270 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जब किसी वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों शून्य कार्य।
जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कब होता है? जब बल तथा विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कूली सिर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत होता है। इसी प्रकार वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड की गति के लंबवत होती है। अतः वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पथ पर घूमते पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तब कार्य भी शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई भारोत्तोलक यानी लिफ्टर जो है 150 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को कुछ समय तक अपने कंधे पर लगातार उठाए खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य होगा, बल शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि चिकने बल पर घर्षण नगण्य होता है, अर्थात इस स्थिति में किए गए कार्य का मान शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा अर्थात एनर्जी कहा जाता है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन कार्य से किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्य का ऐसा मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। किलो जूल या जूल कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए गतिशील कार्य की ऊर्जा, छत पर रखी पानी की टैंकी में पानी की ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके ताप या अंतराण्विक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अतः प्रत्येक वस्तु में अणु उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष कंपनशील होते हैं। वस्तु में अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा आणविक बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। वास्तव में वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है दोस्तों। आगे देखते हैं ऊष्मीय या तापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी, जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है या किसी वस्तु की तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं में अव्यवस्थित विचरण यानी वेरिएंस के कारण उत्पन्न होती है। भाप में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि भाप में कैसी ऊर्जा होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाप इंजन में ऊष्मा उपयोगी यांत्रिक कार्य करने में प्रयुक्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के परिणात्मक धारण इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1 किलोग्राम अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो 42,000 जूल ऊर्जा को मुक्त करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी, किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा इसके विपरीत
स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया क्रमशः ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, विद्युत सेल की ऊर्जा कोयले या तेल में निहित ऊर्जा जो उसका दहन करने पर प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा वो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, जो ऊर्जा के रूप में संचित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये इसका उदाहरण विद्युत मोटर और विद्युत बल्ब है। आगे देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित रहते हैं उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है जिस वजह से जो है वो नाभिक में संग्रहित रहते हैं उसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में व्यक्त होती है। विखंडन में एक भारी और अस्थायी नाभिक जैसे यूरेनियम 235-92 एक न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रम में अंतिम तथा प्रारंभिक उत्पादों के द्रव्यमान में अंतर होता है और यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिकों के संलयन द्वारा एक हीलियम बनता है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के चारों नाभिक के कुल द्रव्यमान से कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक जब संलयन करते हैं तो उससे एक हीलियम का निर्माण होता है, परंतु उसके जो द्रव्यमान हाइड्रोजन के चारों नाभिक के कुल द्रव्यमान जो होते हैं उससे कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी। जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी। जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी। तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप आदि में किया जाता है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जल ऊर्जा यानी हाइड्रो एनर्जी। बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैव भार ऊर्जा बायोमास एनर्जी। गोबर गैस तथा कचरे आदि से प्राप्त ऊर्जा जैव भार ऊर्जा होती है। इससे मेथेन गैस उत्पन्न होती है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य ही है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इस संसार में सूर्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित किया। E बराबर mc², जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है जो लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो ये E बराबर mc² समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य संबंध कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो ऊर्जा E बराबर 1 गुना c² यानी 1 गुना 3 गुना 10⁸ यानी 9 गुना 10⁻16 जूल हो जाएगा। ऊर्जा व द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तनीय है। आगे देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा।
किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m जो कि वेग v से गतिशील है, तब वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv² होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है दोस्तों, याद रखना है। k यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², और गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है दोस्तों, और यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एसआई पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल तथा सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। बंदूक से चलाई गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, जिस कारण वह लक्ष्य को कुछ दूरी तक भेद सकती है। बहते पानी में गतिज ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग टरबाइन को घुमाने में, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को बहाकर ले जाने में किया जाता है। गतिशील वायु में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण पवन चक्कियों का संचालन तथा नावों को गति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित होती है, जैसे गुरुत्वीय, प्रत्यास्थ, रासायनिक, वैद्युत आदि के रूप में। आगे देखते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण निम्न हैं। पहला दोस्तों देखते हैं, बांध में ऊंचाई पर संचित जल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से टरबाइन घूमती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जब हथौड़े को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, जिसके माध्यम से की लकड़ी में गड़ जाती है। जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो घड़ी से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से तीर की गति प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उदाहरण सब पूछे जाते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये घड़ी के चाबी वाला याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। स्थितिज ऊर्जा के मुख्य प्रकार हैं। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है दोस्तों mgh, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु में उसकी प्रत्यास्थ गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ kx² होता है, जहां k स्प्रिंग का बल नियतांक और x स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन को डिनोट करता है। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण के नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। अतः विश्व की कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ऊर्जा का रूपांतरण कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों पौधों द्वारा भोजन का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित बनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों पेशीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बिजली के बल्ब का जलना, इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होता है।
घरों में बिजली के उपकरणों के उपयोग में घरों में लगे बिजली के पंखे, फ्रिज, कूलर, एसी आदि में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना, इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लालटेन का जलना, इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाशीय ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि उत्पन्न होना, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। आगे देखते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। निकाय में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु प्रत्येक क्षण उनका क्षेत्र नियत रहता है। यही यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। आगे देखते हैं दोस्तों किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किया गया बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों वह स्रोत जो सरलता से नियत दर पर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सके ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। किसी अच्छे ऊर्जा स्रोत के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण व परिवहन में आसान हो और कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तथा जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। प्रकृति में ये स्रोत सीमित और अनवीकरणीय होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। जीवाश्म ईंधन। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह के अंदर दबे पेड़ पौधों तथा जीव जंतु जो उच्च ताप तथा दाब के कारण सतह के अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। वास्तव में जीवाश्म ईंधन वह सौर ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संग्रहित की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन बनने की क्रिया जीवाश्मीकरण कहलाती है। कुछ प्रमुख जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित हैं। कोयला, यह कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ बनाए गए यौगिकों का मिश्रण है। यह ऊर्जा का बृहद स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पेट्रोलियम। यह काले रंग का एक विशेष गंध वाला अपरिष्कृत तेल है जो हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण होता है। इसमें पानी, लवण तथा पृथ्वी के कण के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक यौगिक भी मिश्रित होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कम कार्बन तथा प्रदूषक उत्पन्न करती है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में यह हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ जलती है। यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह खाना पकाने और ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता यानी यूजर हैं। गाड़ियों में इसका प्रयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के रूप में हो रहा है जो बहुत लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों
तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिशन अधिक दक्ष होते हैं। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा तथा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। चूंकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल विद्युत संयंत्रों यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को बांधों से संबद्ध किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन के सिद्धांत। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। यंत्र विज्ञान में भिन्न स्रोतों की सहायता से सुधार किया जा सकता है। जैव मात्रा, यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जैसे लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर के उपले आदि को घरों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जैसे जैव मात्रा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव मात्रा का उपयोग विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। लकड़ी का कोयला, यह लकड़ी को नियंत्रित हवा की उपस्थिति में जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसका तापीय यानी ऊष्मीय क्षमता लकड़ी से अधिक होती है तथा अपेक्षाकृत कम धुआं उत्पन्न करती है। बायोगैस, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल आदि के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित होकर बायोगैस प्राप्त होती है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाले आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर होता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस बनाने में जिस संयंत्र का उपयोग करते हैं वह बायोगैस संयंत्र कहलाता है। इसका आकार गुंबद की आकृति का होता है जो ईंटों से बना होता है। बायोगैस संयंत्र की मुख्य भाग निम्न है। निर्गत कक्ष यानी आउटपुट चैम्बर, यह स्लेरी को बाहर निकालने का कक्ष है। प्राप्त अवशेष का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं। मिश्रण टैंक यानी मिक्सिंग टैंक, पशुओं का गोबर तथा पानी मिलाकर मिश्रण टैंक में स्लेरी तैयार की जाती है। गैस टैंक, जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टैंक में संचित किया जाता है तथा गैस को उपयोग के लिए पादपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आंतरिक कक्ष, इनर चैम्बर, यह मिश्रण कक्ष को संपाचित्र कक्ष से जोड़ता है। इसमें एक स्लोप बना होता है जिसमें स्लेरी आसानी से संपाचित्र कक्ष में पहुंचती है। संपाचित्र कक्ष यानी एडिटेबल रूम, यह चारों ओर से एक बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लेरी के जटिल यौगिक का अपघटन कर बायोगैस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन का समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा। गतिशील हवा को पवन कहते हैं। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है: विद्युत उत्पादन में तथा नदियों व समुद्र के नावों को चलाने में,
पृथ्वी के सतह के अंदर से पानी बाहर निकालने में, अनाज पीसने की चक्कियों में तथा वायु मील द्वारा घूर्णित करके कुएं से पानी निकालने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पवन चक्की। यह गतिशील वायु की ऊर्जा से कार्य करने वाली एक मशीन है। इसकी संरचना में बिजली के पंखे के आकार के समान एक ऊंचाई पर पंखुड़ियां को पोल पर लगा दिया जाता है। इन पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग पानी के पंपों, आटा मिलों तथा विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा फॉर्म। व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा को वायु से उत्पादन करने के लिए पवन चक्कियां अधिक संख्या में एक वृहद क्षेत्र में लगा दी जाती है। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देखते हैं दोस्तों। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारे जीवन शैली में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है, वैसे वैसे हमारी मूल आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक ऊर्जा पूर्ति के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को खोजने की आवश्यकता होती है। कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्न हैं, जिसमें पहला है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सौर ऊर्जा। सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जिससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होती है। सूर्य के सतह के अंदर नाभिकीय संलयन के द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में होता है। सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। हमारा देश प्रति वर्ष इतना करोड़ किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। स्वच्छ आकाश की स्थिति में पृथ्वी के किसी क्षेत्र के प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का औसत परिमाण 4 से लेकर 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर के बीच होती है। सौर ऊर्जा के लाभ निम्नलिखित है। इससे प्रदूषण नहीं होता। यह हमारे देश में ग्रीष्म देशों की बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मूल्य रहित है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा की सीमाएं निम्नलिखित है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा धुंधली होती है, अतः इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग सीमित है। यह पूरे समय समान मात्रा में सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती है। रात्रि में उपलब्ध नहीं होती है। आकाश में बादल होने पर भी उपलब्ध नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर स्थिरांक। पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित होने वाली सौर ऊर्जा को ही सौर स्थिरांक कहा जाता है। सौर ऊर्जा युक्तियां देखते हैं दोस्तों। वे युक्तियां जिनके प्रचालन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, सौर ऊर्जा युक्तियां कहलाती है, जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, सौर सेल। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा के कुछ प्रमुख युक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, सौर कुकर। इस युक्ति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। इसमें एक पृथक्कृत धातु का बक्सा या लकड़ी का बक्सा होता है, जिसको अंदर से काला पेंट कर दिया जाता है, जिससे यह अधिकतम सूर्य के विकिरण को अवशोषण कर सके। इस बॉक्स के ऊपर एक कांच की पतली आवरण होती है। बॉक्स में एक समतल दर्पण को परावर्तक के रूप में लगा दिया जाता है। कुछ सौर कुकर यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करके सूर्य की किरणों को फोकसित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सौर कुकर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश आ रहा है, परावर्तक सतह है और आंतरिक धातु का बक्सा है, कांच की प्लेटें लगी हुई हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, सौर कुकर के लाभ निम्नलिखित हैं।
यह ईंधन को बचाता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। इसमें खाना पकाने की क्रिया धीमी होती है, अतः खाने में पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। यह एक समय में 4 प्रकार के व्यंजन पका सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर कुकर की सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग आकाश में बादल होने पर या रात्रि में नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग रोटियां बनाने या किसी खाने को तलने के लिए नहीं किया जा सकता है। सौर कुकर की दिशा समय समय पर परिवर्तित करनी पड़ती है, जिससे वह अधिकतम समय तक सूर्य की ओर रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी प्रारूपी सौर सेल में 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। यह वातावरण के अनुकूल तथा कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। सौर सेलों के उपयोग निम्नलिखित है। सड़कों पर प्रकाश के लिए, ट्रैफिक सिग्नल में तथा पानी के पंपों में, समुद्र स्थित प्रकाश स्तंभों की बिजली देने में, दूरस्थ स्थानों में रेडियो तथा टीवी के संचारण में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां तथा संगणकों की प्रचलित करने में, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत प्रदान करने में और खिलौने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सौर पैनल। जब बहुत सारे सौर सेलों को एक क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो यह संयोजन सौर पैनल कहलाता है। इससे प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है तथा धारा का मान भी अधिक प्राप्त होता है। यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। इससे प्राप्त विद्युत शक्ति का उपयोग व्यवहारिक रूप से किया जाता है, लेकिन सेलों को एक दूसरे से संयोजित करने के लिए चांदी की आवश्यकता होती है, अतः यह महंगी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के अनेक प्रारूप हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने में हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा के दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तरंग ऊर्जा देखते हैं दोस्तों, वायु के कारण समुद्र की सतह पर पानी में तरंगे उत्पन्न हो जाती है। इन तरंगों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का उपयोग अनेक युक्तियों में, जैसे जनित्र का टरबाइन के घूर्णन तथा विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ तथा जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। पृष्ठ के ताप पर जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों को वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है और महासागरों की गहराई से ठंडे जलों को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। और महासागरों की ऊर्जा की क्षमता यानी ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन में कठिनाइयां होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब
भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत यानी हीट सोर्स कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च ताप उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा की का दोहन करना व्यवहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रियाओं से मुक्त होती है। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है दोस्तों नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। इस विखंडन में एक भारी नाभिक को विखंडन दो या दो से अधिक छोटे भागों में हो जाता है। इस विखंडन में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विखंडन धीमी गति के न्यूट्रॉनों को उस पदार्थ के नाभिक से टकराने पर होता है। इस सिद्धांत के आधार पर नाभिकीय संयंत्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। विखंडन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है। यह क्षय हुआ द्रव्यमान आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें। अति उच्च ताप 4 से लेकर 15 केल्विन तक होती है दोस्तों, और अति उच्च दाब 1,00,000 वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन बम। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है यानी हीट न्यूक्लियर रिएक्शन पर आधारित होती है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं। यह नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिनमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं। जब इन नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है को अधिविस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ को ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁻7 के तक बढ़ जाता है। यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा का वातावरण पर प्रभाव। किसी भी ऊर्जा को प्राप्त करने पर वातावरण को क्षति पहुंचती है तथा वातावरण को संतुलन बिगड़ जाता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में वैकल्पिक स्रोतों से क्षति कम होती है। ऊर्जा की बढ़ती खपत के पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने पर अम्लीय वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी, जिससे पेड़ पौधे तथा फसलें और खेती की भूमि प्रभावित होगी। पानी के रहने वाले जीव जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जीवाश्म ईंधन के जलने पर हरित गृह प्रभाव की CO2 गैस की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी। ऊर्जा के लिए वनों तथा पेड़ों की कटाई बढ़ने से मिट्टी में कटाव उत्पन्न होंगे तथा वन्य जीवों के जीवन का खतरा बढ़ जाएगा। जल तापीय विद्युत घर वातावरण में असंतुलन उत्पन्न कर देंगे। नाभिकीय विद्युत तापीय घरों के निर्माण से वातावरण में रेडियो एक्टिव की मात्रा बढ़ जाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता T समय में W कार्य करता है तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय यानी P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक वाट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और इसका प्रतीक W से दिखाते हैं। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। व्यवहार में किलोवाट या मेगावाट का उपयोग होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और एक मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों साधारण मशीनों में की शक्ति को अश्व शक्ति से प्रदर्शित किया जाता है।
ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक देखते हैं दोस्तों। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए ऊर्जा के एक बड़े मात्रक का उपयोग किया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा या वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻³ जूल होता है। किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिए। 1 किलोवाट घंटा या वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻³ जूल होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाए। थैंक यू दोस्तों।